everyone, as we have started with departmental accounting. So last वीडियो में हमने इसकी सारी थ्योरी कंप्लीट कर ली है. अब हमें क्या करना है, इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को समझना है. As I have discussed, we have 3 type of problems. आपके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे वो 3 तरह के होंगे. Number 1 is simple problem which involves apportionment of common expenses. So we will be taking up this today. हमारी problems direct indirect दोनों हो सकती हैं. It can be about preparation और correction. So सबसे पहली चीज़ हम समझते हैं apportionment of common expenses. Now why do I say the term apportionment? आप अपनी बुक्स में देखोगे कई जगह allocation word लिखा होगा. मैंने लास्ट टाइम भी आपको समझाया है. एलोकेशन और अपोर्शनमेंट नॉर्मली तो हम इन्हें इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं. जब भी कोई चीज़, कोई पर्टिकुलर आइटम हमें 2 या 3 कैटेगरीज में डिवाइड करनी होती है तो उसे एलोकेशन भी कह सकते हैं, अपोर्शनमेंट भी कह सकते हैं. बट एज अ बीकॉम ऑनर स्टूडेंट यू मस्ट नो द टेक्निकल डिफरेंस. टेक्निकली क्या है, अगर कोई पर्टिकुलर आइटम आप किसी एक कैटेगरी के साथ रिलेट कर सकते हो तो उसे एलोकेट करना कहते हैं. लाइक यू नो, आपने 3 डिपार्टमेंट्स हैं आपके बिजनेस के, ठीक है. अब आपने ए डिपार्टमेंट में कुछ आपके जो हैं, सपोज़ लाइट वगैरह का खर्चा होता है. बी और सी जो है ये फैक्ट्रीज़ हैं. यहाँ पे आपका फैक्ट्रीज़ में पावर का एक्सपेंडिचर होता है. आपको लाइट और पावर का डिफरेंस पता है ना. लाइट जो हम नॉर्मली घरों में यूज़ करते हैं और पावर वो होती है जिससे मशीनें चलती हैं. तो सपोज़ वहाँ पे आप पावर यूज़ करते हो तो जो पावर का एक्सपेंडिचर है वो बी और सी में बांटना पड़ेगा. बट लाइट जो है, क्योंकि ये फैक्ट्री अलग जगह पे है और ये आपका जो सेलिंग यूनिट है वो अलग डिपार्टमेंट है, उनके आपके मीटर अलग अलग हैं मान लो, तो आप ये डायरेक्टली एलोकेट कर दोगे कि ये ए से जुड़ा हुआ है. बट पावर जो है, क्योंकि वो बी और सी फैक्ट्री में है तो इसे एलोकेशन कह सकते हैं, लेकिन टेक्निकली ये अपोर्शनमेंट है. अपोर्शनमेंट का मतलब होता है जो पार्ट्स में आप बांटते हो, पार्ट कर करके, ठीक है. तो आज हम सीखेंगे जो कॉमन एक्सपेंसेस हैं उनको किस तरह से बांटा जाता है. अब हम सीखेंगे अपोर्शनमेंट. अपोर्शनमेंट के लिए आप एक कोई भी स्टोर जो है आप अपने माइंड में एक ले लीजिए कि कोई एक डिपार्टमेंटल स्टोर हम ले लेते हैं. मान लो मैं लेती हूँ बिग बाज़ार. ओके, मैनी ऑफ यू हैव विजिटेड दिस. अब इस शॉप में इफ़ यू थिंक ऑफ द एक्सपेंसेस, इसमें किस तरह के एक्सपेंसेस हो रहे हैं, क्या क्या कॉस्ट इसमें आ रही है, जस्ट मेक अ लिस्ट. नंबर 1, वेयर एवर यू हैव लोकेटेड गॉट दिस शॉप, उसका रेंट होगा. और अगर बिल्डिंग आपकी अपनी है तो आपके पास क्या होगा, डेप्रिसिएशन, ठीक है. आपने इंश्योरेंस कराया होगा इस जगह का, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग इफ़ यू हैव ऑनरशिप. रेंट है तब नहीं कराते हैं, बट अदरवाइज इंश्योरेंस करा लेते हैं, ठीक है. देन यू हैव सेल्स पर्सनस इन्वॉल्व देयर इन. आपकी सेल्स फोर्स होगी जो सब सेल वेल का काम कर रहे होंगे. वहाँ पे एक क्लीन करने के लिए क्लीनर आ रहा होगा, कोई सफाई कर्मचारी होंगे. आपके वहाँ पे लाइटिंग होगी. कहीं कहीं हो सकता है पावर भी हो, जैसे जहाँ आप चिलिंग कंपार्टमेंट होते हैं, जहाँ आपके फ्रोज़न गुड्स होते हैं, तो वहाँ हो सकता है पावर की ज़रूरत पड़ती हो, तो लाइट पावर हो गई. इसके बाद मैनेजर होगा जो ओवरऑल काम देख रहा है. कुछ हो सकता है फाइनेंस कॉस्ट भी हो, आपने ये चीज़ें लगाई हैं तो आपकी फाइनेंस की कॉस्ट भी होगी. इसके अलावा आप डिस्काउंट दे रहे होंगे, डिस्काउंट अलाउ कर रहे होंगे कस्टमर्स को कहीं कहीं. ओके, आपके पास परचेजेस भी होंगी, उनकी परचेजिंग की कॉस्ट होगी. जैसे आप जब कोई भी सामान खरीदते हो तो उसके लिए आप, मतलब यहाँ बिग बाज़ार की बात हो रही है, वो अपनी परचेजेस जो कर रहे हैं, सो वो वहाँ उसके ऑर्डरिंग कॉस्ट है, कैरेज इनवर्ड है, ठीक है ना. तो देयर आर मैनी टाइप ऑफ कॉस्ट्स. कैरेज आउटवर्ड भी हो सकती है अगर आप अपना सामान कस्टमर की प्लेस पे लेके जाते हैं. सो देयर आर सो मैनी एक्सपेंसेस. अब ये एक्सपेंसेस कॉमन हो रहे हैं. लाइट आपकी एक जगह, उसका मीटर होगा, वहाँ से बिल आएगा. मैनेजर हो सकता है 1 हो 2 हो, यू हैव अपॉइंटेड देम, तो वो आपका टोटल कॉस्ट, कॉमन कॉस्ट का पार्ट है ना. रेंट पूरी बिल्डिंग का इकट्ठा जा रहा है या डेप्रिसिएशन पूरी बिल्डिंग का इकट्ठा है. तो इनको आप जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें किस तरह से बांट सकते हैं.
सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड अपॉर्शनमेंट या एलोकेशन, तो क्या करना है आपको, आपको नेचर ऑफ एक्सपेंस सोचना है। अगर आपको ये रेंट ABCD डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो किस क्राइटेरिया से करें। अब रेंट किस चीज़ का है, आपको बेस पे जाना है। जब भी आप बेसिस ढूंढोगे ना, बेसिस ऑफ एलोकेशन, हम इन्हें कहते हैं बेसिस ऑफ एलोकेशन या अपॉर्शनमेंट, तो बेसिस आपको ढूंढना है तो आप बेस पे जाओ कि ये रेंट क्यों आ रहा है, रेंट किस चीज़ का है। रेंट आपका है बिल्डिंग का, मतलब प्लेस जिस जगह पे आपका डिपार्टमेंटल स्टोर है, ठीक है। एरिया, तो आप इस रेंट को एरिया के अकॉर्डिंगली बांट दोगे कि ओवरऑल जो पूरी हमारी बिल्डिंग है उसमें ए डिपार्टमेंट ने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया है, बी ने कितना किया, सी ने कितना किया, उसके अकॉर्डिंगली बांट सकते हैं। डेप्रिसिएशन भी बिल्डिंग का है तो बिल्डिंग तो एरिया में आती है, तो एरिया से कर सकते हो। अच्छा, इंश्योरेंस है, क्योंकि ये सब बिल्डिंग से रिलेटेड खर्चा है तो आप इसे एरिया वाइज बांट सकते हो। अब सेल्समैन के, समटाइम्स आपके सेल्समैन जो हैं इनको कमीशन मिलती है सेल्स पे, तो ये कमीशन आपके सेल पे बेस्ड है, तो इसकी कमीशन को आप सेल्स के बेसिस पे, नेट सेल्स के बेसिस पे बांट सकते हो। ओके, नाउ कंसिडर लाइटिंग। इफ़ यू आर टू डिस्ट्रीब्यूट लाइटिंग अमंग दीज डिपार्टमेंट्स, तो लाइटिंग किस बेसिस पे होगी। अब आप ये बताओ लाइटिंग का बिल क्यों आता है। लाइटिंग का बिल आता है क्योंकि आपने जहाँ लाइट पॉइंट्स लगा रखे हैं, जहाँ लाइट्स ऑन है, ठीक है ना, या फैन आपका जितने चल रहे हैं, सो लाइटिंग के लिए आप यू कैन डिस्ट्रीब्यूट इट ऑन द बेसिस ऑफ लाइट पॉइंट्स, और अनदर वे कैन बी आप एरिया ले लो। अगर आप लाइट पॉइंट्स की काउंट ही नहीं रख सकते तो आप एरिया वाइज बांट दो। अब मैनेजर है, मैनेजर तो पूरे फ्लोर का है, ही इज़ लुकिंग एट द होल डिपार्टमेंटल स्टोर, सबको देख रहा है ना वो, तो इसको आप किस बेसिस पे बांटोगे। यू कैन आइदर डिसाइड कि इसने कितना टाइम डिवोट किया, सो यू कैन लुक एट द बेस कि ये एक्सपेंडिचर क्यों हो रहा है। नाउ इफ़ वी से डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट हम अलाउ करते हैं किसको, अपने कस्टमर्स को। सो यू कैन टेक सेल्स एज अ बेसिस और क्रेडिट सेल्स एज अ बेसिस। परचेजिंग कॉस्ट है, कैरेज इनवर्ड है, तो ये परचेज के बेसिस पे है। सो विदाउट लर्निंग एनी रूल, अभी मैंने आपको कोई भी फॉर्मूला या कुछ नहीं बताया डिस्ट्रीब्यूशन का, बट लॉजिकली हमें पता है दैट इफ़ वी आर टू अपोर्शन और डिस्ट्रीब्यूट सम एक्सपेंसेस, हमें एक्सपेंसेस डिपार्टमेंट्स में बांटने हैं, तो उस केस में इफ़ वी लुक एट एनी एक्सपेंस, उसका बेस देखना होगा कि ये एक्सपेंस किस बेसिस पे हो रहा है, एंड दैट विल बी द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। सो कुछ इसमें हम जनरलाइज कर लेते हैं कि दिस एक्सपेंसेस देयर, इसको ऐसे बांट दो, दिस एक्सपेंस कैन बी डिवाइडेड ऑन दिस बेसिस। सो यू कैन से दीज आर ऑल योर एक्सपेंसेस। अब परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, कैरेज ऑन परचेज, डिस्काउंट रिसीव्ड, सो इनका बेसिस क्या हो जाएगा, परचेजेस। इफ़ इट इज़ बेस्ड ऑन टोटल परचेजेस तो परचेजेस, अदरवाइज क्रेडिट परचेजेस। देन यू हैव सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस। सो जस्ट पॉज द वीडियो एंड कंसिडर कि कौन से आपके सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे सेल्समैन की कमीशन हो गई, एडवर्टाइजमेंट, बैड डेब्ट्स, प्रोविजन, पैकिंग एक्सपेंसेस, आफ्टर सेल्स सर्विस, कैरेज ऑन सेल्स, तो ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो सेल्स से रिलेटेड हैं। अगेन क्राइटेरिया क्या होगा, सेल्स और क्रेडिट सेल। अब कौन सा इसमें लेंगे, लाइक सेल्समैन को आप कमीशन देते हो सब सेल की, चाहे वो क्रेडिट में करे या कैश में करे, तो इसमें सेल बेसिस होगा। बट जो आपके बैड डेट्स हैं या जो प्रोविज़न है, ये तो आपका डेटर्स पे बेस्ड होता है, तो यहाँ क्रेडिट सेल्स विल बी दी क्राइटेरिया। ओके, सो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस में मुझे ये कौन सा बेसिस लूँ। नाउ एम्प्लॉय रिलेटेड एक्सपेंसेस, आपके एम्प्लॉयज़ के एक्सपेंसेस आर डिवाइडेड इन 2 कैटेगरीज। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो नंबर बेस्ड हैं, मतलब इंडिविजुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ पे बेस्ड हैं। कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो सैलरी और वेजेस पे बेस्ड होते हैं। कैन यू थिंक ऑफ एनी? ओके, इफ़ आई से कैंटीन एक्सपेंस, भाई कैंटीन में आपने एम्प्लॉयज़ को टी और लंच की फैसिलिटी दे रखी है, तो ये जो कैंटीन का एक्सपेंस है ये नंबर में बेस्ड होगा या उनकी सैलरी पे डिपेंड करेगा। सो इट विल बी बेस्ड ऑन नंबर। अब एम्प्लॉई चाहे आपका मैनेजर हो या किसी और क्लास का हो, उसका
टी कॉफ़ी तो वही रहने वाली है ना, तो 10 एम्प्लॉयज़ है तो 10 टी, 20 एम्प्लॉयज़ है तो 20 टी और कॉफ़ीज़ हो जाएंगे, है ना। सो कुछ एक्सपेंसेस नंबर बेस्ड है। सम ऑफ दीज आर कैंटीन एक्सपेंसेस, लेबर वेलफेयर, मेडिकल बेनिफिट्स। तो इसमें नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ आप ले लेंगे एज अ बेस कि ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट, सी डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ हैं। सपोज़ ए डिपार्टमेंट में 20 एम्प्लॉयज़ हैं, बी डिपार्टमेंट में 40 एम्प्लॉयज़ हैं, सी में आपके पास 30 हैं, तो इनकी रेशो क्या हो गई 2:4:3। इस रेशो में आप इसे बांट देंगे। ना कुछ एक्सपेंसेस आपके सैलरी पे बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोविडेंट फंड में आपने कितना अमाउंट डाला, पेंशन फंड में कितना अमाउंट डाला। ये जो एक्सपेंसेस हैं प्रोविडेंट फंड, ग्रुप इंश्योरेंस, तो इन्हें आपको उनकी सैलरी बिल के अकॉर्डिंगली लेना होगा, बिकॉज जिस एम्प्लॉय का जितनी सैलरी बिल है उसका प्रोविडेंट फंड भी उसी हिसाब से होता है। प्रोविडेंट फंड हमारी सैलरी पे बेस्ड होता है। देन एक्सपेंसेस ऑन स्टॉक्स केप्ट, जो आप स्टॉक रखते हो उस पर भी कुछ खर्चे होते हैं, उनकी स्टोरेज की कॉस्ट है, इंश्योरेंस प्रीमियम है। सो इट विल बी डिपेंडिंग अपॉन द एवरेज कॉस्ट। आप एवरेज कॉस्ट लेके जो स्टॉक है एवरेज स्टॉक के बेसिस पे इसको बांट दोगे। बांटने का मतलब होता है रेशो। तो जब हम बेसिस ऑफ एलोकेशन कह रहे हैं मतलब हम इसकी रेशो लेंगे, परचेज रेशो, सेल्स रेशो या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की रेशो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की। देन कम्स बिल्डिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस। अब बिल्डिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस है रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर्स एट्सेट्रा, तो ये सारे हो जाएंगे फ्लोर एरिया पे बेस्ड। ओके। मशीन रिलेटेड एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन हो गया, रिपेयर हो गया, तो मशीन के एक्सपेंसेस के लिए वैल्यू ऑफ सच एसेट्स, कितनी मशीन्स आपके हर डिपार्टमेंट में है या फिर कितना टाइम एम्प्लॉय किया। कई बार मशीन एक ही है, वो सबके लिए काम कर रही है, ठीक है, तो आप टाइम ले सकते हो क्राइटेरिया कि ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट, सी डिपार्टमेंट में कितना टाइम डिवोट हुआ। और अगर अलग अलग मशीन्स हैं तो फिर उनकी वैल्यू बेस्ड आप खर्चों को बांट सकते हो। देन यू हैव फाइनेंस एक्सपेंसेस। फाइनेंस एक्सपेंसेस जो है ये ओवरऑल बिजनेस के लिए फाइनेंस लिया होता है या कुछ आपके लीगल एक्सपेंसेस होते हैं। सो उसके लिए क्या करते हैं आपको, बिकॉज देयर इज़ नॉट एग्जैक्ट क्राइटेरिया, सो इसे आप जो प्रॉफिट है उसमें एडजस्ट करते हैं। तो आप इसे डिपार्टमेंट वाइज बांटेंगे ही नहीं। व्हेन यू कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स टुगेदर, उसमें से आप इसको एडजस्ट कर लेंगे। देन कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो इन कैटेगरीज में नहीं आ रहे हैं बट हम उनका क्राइटेरिया समझ सकते हैं, लाइक वर्क्स मैनेजर और मैनेजर की सैलरी। अब मैनेजर तो टाइम डिवोट कर रहा है ना सब जगह, तो जितना टाइम उसने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवोट किया अकॉर्डिंगली उसकी सैलरी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लाइटिंग, तो ये हो जाएगा लाइट पॉइंट या फ्लोर एरिया। पावर मशीन्स के लिए चाहिए होती है, तो कितनी पावर यूज़ की डिफरेंट मशीन्स ने, अकॉर्डिंगली आप डिपार्टमेंट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। देन यू हैव हीटिंग एंड एयर कंडीशनिंग। अगेन कितनी एनर्जी कंजम्पशन है, अगर एनर्जी कंजम्पशन नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो एरिया, क्योंकि जो हीटिंग कर रहे हो वो तो एरिया वाइज ही हो रही है ना। तो अगर आप एनर्जी कंजम्पशन मीटर सबके अलग अलग नहीं लिखे हुए हैं तो आपको एरिया वाइज इनको बांट देना है। सो अब हमें क्या समझ में आया कि जो कॉमन एक्सपेंसेस हैं जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन या ऑल डिपार्टमेंट्स के लिए इकट्ठे हैं, उन्हें हमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में एलोकेट करना है, अपोर्शन करना है, सो दैट हम हर डिपार्टमेंट का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर सकें। अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल एंड लीगल एक्सपेंसेस, बाकी सारे एक्सपेंसेस किसी ना किसी क्राइटेरिया बेस्ड एक रेशो आइडेंटिफाई हो जाती है और उसमें हमने बांट देते हैं। कई बार हमें रेशो खुद समझनी पड़ेगी कि कैसे इसको डिवाइड करें, कुछ एक में हमें रेशो दी जा सकती है। सो जैसे तुम्हारा क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंगली आप एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर लो। सो एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं। सपोज ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ABC लिमिटेड हैज़ 2 डिपार्टमेंट्स X एंड Y। आपको डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाना है। आपको पता है इसका फॉर्मेट क्या होता है, ये हम कॉलमर बनाएंगे, ठीक है ना। यहाँ अमाउंट की जगह पे आपके 3 कॉलम हो जाएंगे, डिपार्टमेंट X, डिपार्टमेंट Y और टोटल। सिमिलरली क्रेडिट साइड में भी इस तरह से आप बनाओगे। अब देखो स्टॉक तुम्हें इंडिविजुअल दे रखा है, परचेजेस दे रखी हैं, सेल्स दे रखी हैं, रिटर्न इनवर्ड भी दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, सैलरीज हो गई, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, तो ये तो सब तुम्हें दे रखे हैं। बाकी एडिशनल क्या है, कलेक्टिव एक्सपेंसेस, सेल्समैन्स कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, स्टाफ वेलफेयर, रेंट रेट्स, सन्ड्री एक्सपेंसेस, गोडाउन रेंट एट्सेट्रा। अब इंफॉर्मेशन क्या है, देयर आर 81 लाइट पॉइंट्स।
81 लाइट पॉइंट्स में से 56 डिपार्टमेंट एक्स के हैं, बाकी वाई के हैं। तो वाई के कितने बचे? 25, ठीक है ना। तो ये इस रेशो में आपको बांटने पड़ेंगे लाइटिंग के एक्सपेंसेस। फ्लोर एरिया इज़ 900 एंड 600, तो फ्लोर एरिया की रेशो आ जाएगी। अब वर्कर्स दे रखे हैं 600 एंड 400, एसेट्स इनकी हैं 450 एंड 360। फर्दर क्या कह रहा है? ऑफिस एक्सपेंसेस को 3:2 की रेशो में और सन्ड्री एक्सपेंसेस को सेल्स की रेशो में बांटो। और सेल्स हो या परचेज हो, हमें नेट अमाउंट लेने होते हैं। गोडाउन एक्सपेंसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ एवरेज इन्वेंट्रीज हेल्ड। तो सारी इन्फॉर्मेशन तो दे रखी है, अब हमें इनके अकाउंट बना लेने हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट विद द अकाउंट्स, आप इसके अकाउंट बनाओ उससे पहले क्या करना होगा, आप डिस्ट्रीब्यूशन कर दो एक्सपेंसेस का। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेंगे। इसमें क्या करेंगे, यू विल बी रिकॉर्डिंग द एक्सपेंस कि कौन सा एक्सपेंस है, ठीक है। उसके बाद आप ले लीजिए बेसिस, किस बेसिस पे इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर रेशो क्या आई, ठीक है, उस रेशो में अब आप इसका टोटल अमाउंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ आप एक कॉलम टोटल अमाउंट के लिए भी बना सकते हो, अदरवाइज़ वो आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। तो अब आप एक्स और वाई में अमाउंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। सो इस तरह से हमारी एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन जाती है। तो कितने कॉलम होंगे? नंबर 1 हमें, क्योंकि ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि एक्सपेंस क्या है और अमाउंट कितना है। अब इसे किस बेसिस पे बांटें, उस बेसिस पे कोई रेशो जनरेट होगी और उस रेशो में ये बंट जाएंगे। सो लेट अस सी, सबसे पहले क्या दे रखा है? सेल्समैन्स कमीशन। सो नंबर 1 सेल्समैन्स कमीशन, अमाउंट है 22,500। ओके, अब सेल्समैन की कमीशन किस बेसिस पे बंटनी चाहिए? नॉर्मल सी बात है, सेल्समैन है तो सेल्स के बेसिस पे जाएगा ना। तो अब आपकी सेल्स कितनी है? यू आर गिवन सेल्स, जरा चेक करो, इसका बेसिस हो गया सेल्स। तो अब सेल्स कितनी है? सेल्स आपके एक्स डिपार्टमेंट की है 9,49,500, वाई डिपार्टमेंट की है 6,33,000। बट इनके रिटर्न्स भी हैं 4,500 और 3,000। इसका मतलब आपकी सेल्स हो गई 9,45,500, 44,500 और 6,30,000। नहीं, ये है 9,45,000 एंड 6,30,000। तो इनकी रेशो क्या बनी? 3:2। तो ये जो अमाउंट है ये 3:2 रेशो में एक्स और वाई में बंटेगा। 3:2 का मतलब होता है 3/5 एंड 2/5। सो 22,500 का 3/5 चला जाएगा एक्स के पास, कितना आएगा? 13,500 और 2/5 आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज़ 9,000। ठीक है ना, ये तो कैलकुलेशन है, आप कर सकते हो। सो सेल्स कमीशन हो गई। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए हमें क्या दे रखा है? अमाउंट इज़ 9,000। किस बेसिस पे बांटें? अब ये ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं, इन्हें आप बांट सकते हो आइदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल्स, ठीक है ना, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन पूरे बिजनेस को एडमिनिस्टर कर रहे हैं। तो कुछ बेसिस अगर दे रखा है तो हम ले लेंगे। हमें क्या दे रखा है? ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ये की बात होती है, इन्हें आपने 3:2 की रेशो में बांटना है। तो इनका बेसिस गिवन है 3:2। अगर किसी का बेसिस हमें समझ में ना आए तो हमें क्या करना है? उसे टोटल में रख लेना है, उसे बांटना ही नहीं है। तो 3/5 अब यहाँ पर हो गया 5,400 आ गया एक्स में और 3,600 आ गया वाई में। 3/5 एंड 2/5, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन आई होप आपको समझ में आ रहा है। ओके, थर्ड है सेलिंग एक्सपेंस। तो सेलिंग एक्सपेंस में तो बिना कुछ दिमाग लगाए हम कह देंगे सेलिंग एक्सपेंसेस को सेल्स की रेशो में बांटना है। सेल्स की रेशो ऑलरेडी सॉल्व की हुई है 3:2। अब ये चांस की बात है, रेशो सेम आती जा रही हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन की रेशो भी सेम थी। सो ये हो गया आपका 7,200 फॉर एक्स, 4,800 फॉर वाई। नेक्स्ट है तुम्हारे पास डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 27,000।
किस रेशो में जाएगा? डेप्रिसिएशन होता है एसेट्स पर, तो आपको एसेट्स चेक करनी है। एसेट्स हैं आपकी 450 एंड 360। सो आपकी एसेट्स की रेशो हो गई 4,50,000 3,60,000। रेशो क्या आएगी इसकी? 5:4। सो आप इसे एसेट्स की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे 5:4। ओके, सो 27,000 5/9 15,000 आ गया आपके पास। एंड 12,000 आ गया वाई के लिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी है आपका 16,200। इसका बेसिस क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी का बेसिस होता है या तो लाइट पॉइंट्स या फिर एरिया। सिंस लाइट पॉइंट्स आर गिवन, तो लाइट पॉइंट की रेशो क्या हो गई? लाइट पॉइंट्स हैं आपके पास 81 टोटल था ना, इसमें से 56 एक के पास है, तो बाकी कितने बचे? 81 में से अगर 56 एक्स डिपार्टमेंट में है तो दूसरे में बच के 25। ठीक है, तो ये रेशो तो सिंप्लीफाई नहीं हो पा रही है, इसी रेशो में हम इसे लिख लेंगे 56:25। तो 16,200 इंटू दिस, यह आ गया आपका 11,200 फॉर एक्स डिपार्टमेंट और 5,000 आ गया वाई डिपार्टमेंट का। ठीक है, ओके, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। स्टाफ वेलफेयर। अब स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस जो हैं ये आपके जाते हैं इनके स्टाफ के बिलिंग के अकॉर्डिंगली। अमाउंट है 30,000। ओके, अब अगर हमें इसमें स्टाफ का दे रखा है 600 वर्कर्स हैं एक्स में, 400 है वाई में। सो नंबर ऑफ वर्कर्स 600 एंड 400, तो रेशो क्या बन गई? 3:2। सो 3:2 की रेशो में इसे बांट दो तो आपका आ जाएगा 30,000 का 3/5। ठीक है, 18,000 एंड 12,000। ओके, नेक्स्ट हो गया आपका रेंट एंड रेट्स। तो काफ़ी सारी एक्सपेंसेस हैं, रेंट रेट्स एटसेट्रा। अमाउंट है 45,000। तो रेंट तो एरिया का हो गया, राइट। तो एरिया ऑक्यूपाइड कितना है आपके पास? 900 एंड 600। सो 900 और 600 की रेशो हो गई 3:2। ओहो, सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2। तो हम रेशियो सॉल्व कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन दी काइंड ऑफ एक्सपेंस। एक्सपेंस के बेसिस पे उसका बेस लिया जा रहा है। ठीक है, सो ये हो गया 27,000 एंड 18,000। अब अगला क्या है आपके पास? सन्ड्री एक्सपेंसेस। रेंट रेट्स हो गया, सन्ड्री एक्सपेंसेस 15,000। सो सन्ड्री एक्सपेंसेस के लिए, बिकॉज ये जनरल एक्सपेंसेस हैं तो इसके लिए हमें क्राइटेरिया दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो हम इसे टोटल में लेंगे। सन्ड्री एक्सपेंसेस का अमाउंट है 15,000 एंड योर क्वेश्चन सेज डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशो ऑफ सेल्स। तो सेल्स की रेशो हमने क्या सॉल्व की थी? 3:2। सो सेल्स आ गए तुम्हारे 3:2। सो 15,000 को 3:2 की रेशो में बांटो, 9,000 6,000। ये डिस्ट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन आपको समझ में आ रही है ना? नेक्स्ट है आपके पास गोडाउन रेंट एटसेट्रा। सो गोडाउन रेंट हो गया हमारा 54,000। सो गोडाउन रेंट होता है, गोडाउन में क्या रखते हो? स्टॉक्स रखते हो ना, तो ये स्टॉक्स की रेशो होनी चाहिए। लिखा भी है गोडाउन रेंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। ओके, तो अब एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है? एवरेज का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस बाय 2। एवरेज कर दो ना, इन्वेंट्रीज का एवरेज कर दो। सो ओपनिंग स्टॉक एक्स में है 30, क्लोजिंग है इसमें 45, तो एवरेज कितना आया? एक्स डिपार्टमेंट के लिए आया 30,000 प्लस 45,000 बाय 2
75,000 बाई 2 37,500, ठीक है। नाउ वाई डिपार्टमेंट का एवरेज क्या आएगा? वाई में वाई डिपार्टमेंट हैज़ ओपनिंग स्टॉक ऑफ 10,500 एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 27,000, तो एवरेज कितना बन गया? 37,500 बाय 2, ठीक है, 18,750। तो इसकी रेशो क्या आएगी? सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, 2:1। तो ये स्टॉक बेस्ड रेशो हो गई, एवरेज स्टॉक की रेशो 2:1। सो 36,000 एंड 18,000। सो दिस इज़ हाउ हमने क्या किया, हमने सारे एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। सो एक बार हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो सॉल्व हो गया, तो अब हमें क्या करना है? इनके अकाउंट्स बनाने हैं। अकाउंट्स कैसे बनाते हैं आप? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट आप बनाओगे इनका। सो यू कैन मेक देम इन कॉलमर फॉर्म। अगेन आप एक बार सारी चीज़ें इसमें समझ लो कि जो भी आपके पास एक्सपेंसेस हैं उसका सूटेबल बेस लेना है। बेस को सर्च करने का या उसको डिसाइड करने का सिंपल सा तरीका होता है कि आप ये देखो कि ये एक्सपेंस क्यों हो रहा है और किस वजह से ये एक्सपेंस हमारा कम या ज़्यादा होता है। ओके, अकॉर्डिंगली आपको बेस आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। जैसे जो स्टोर्स हैं, आप जब स्टॉक रखते हो वहाँ पे संभाल के, तो आपको पता है कि जितना ज़्यादा सामान स्टोर में रखा जाएगा उतना उसका खर्चा बढ़ेगा। तो स्टोर्स के एक्सपेंसेस एवरेज स्टॉक पे बेस्ड है। सेल्समैन की कमीशन सेल्स पे बेस्ड है। बैड डेब्ट्स क्रेडिट सेल्स पर बेस्ड है, ठीक है। सो आप अगर एक्सपेंस का नेचर आइडेंटिफाई कर लेते हो तो उसका बेस भी वही होगा जो एक्सपेंस का नेचर है। ओके, सो नाउ वी कैन प्रोसीड विद द। अब आ जाते हैं इसके फाइनल अकाउंट्स बनाने पे। ओके, सो इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, ABC लिमिटेड। ओके, सो आपका ABC लिमिटेड के बुक्स में आपको ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2020, ठीक है ना। नाउ व्हेन यू आर मेकिंग दिस, आपको क्या करना है? नॉर्मल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट का फॉर्मेट आप सबको पता है, वही चलेगा, बट इट विल बी अ कॉलमर अकाउंट। कॉलमर का मतलब है आप इसमें अमाउंट में 3 कॉलम बना दोगे, बिकॉज वी हैव 2 डिपार्टमेंट्स और एक हम टोटल का कॉलम बनाएंगे। सो यू विल बी राइटिंग इट लाइक दिस: पर्टिकुलर्स X डिपार्टमेंट Y टोटल, अगेन डिपार्टमेंट X डिपार्टमेंट Y और टोटल। नाउ ट्रेडिंग एंड P&L का फॉर्मेट रिवाइज नहीं कराऊंगी मैं, बिकॉज वो सब आप करके आई हो, आपको पता है कि किस तरह से अकाउंट्स बनते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में होता है ओपनिंग स्टॉक, नेट ऑफ परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड में यू हैव सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना। बाकी आ जाता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट, और सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर टेकन इन द सेकेंड पार्ट, दैट इज P&L अकाउंट। ओके, सो लेट अस टेक अप द अमाउंट्स। ओपनिंग स्टॉक है 30,000, 10,500, टोटल आप साथ साथ कर सकते हो। परचेजेज हैं 3,45,000, 2,85,000, सो टोटल कर लो इसका। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अच्छा सेल्स दे रखी हैं पहले, सेल्स के साथ सेल्स रिटर्न भी था, तो हम नेट सेल्स लिख सकते हैं 9,45,000 एंड 6,30,000, सो टोटल हो गया 15,75,000। ये टोटल आप करते जाना, अकाउंट आपका बन जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक 45,000 एंड 27,000, ठीक है ना, अमाउंट लिखते रहो। देन यू हैव सैलरी,
तो सैलरी तो ट्रेडिंग में नहीं आती, P&L में आती है। सो सैलरी हम यहाँ लिखेंगे 60,000, 37,500 है ये, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो 1,20,000, 90,000, ये टोटल आप कर लेना। सो अब हमने सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी ट्रेडिंग अकाउंट की, ग्रॉस प्रॉफिट सॉल्व करने हैं। सो कैसे करते हैं, 9,90,000 हो गया क्रेडिट साइड का टोटल। अब डेबिट का टोटल करो, तो डेबिट का टोटल कितना बन रहा है, क्रेडिट में 990, डेबिट में टोटल किया 4,95,000, ठीक है। तो कितना डिफरेंस आया, 4,95,000 आपका इसका माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ओके, सिमिलरली वाई डिपार्टमेंट में टोटल कितना है क्रेडिट साइड में 6,57,000 और डेबिट का टोटल करोगे ये हो जाएगा तुम्हारा 3,90,000, ठीक है। सो यू हैव गॉट 2,67,000, ठीक है ना। सो ये आ गए आपके ग्रॉस प्रॉफिट के फिगर्स, यहाँ टोटल लिख लो। नाउ दिस ग्रॉस प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। सो ग्रॉस प्रॉफिट 4,95,000, 2,67,000, ठीक है, ये आ गया। नाउ रिकॉर्ड ऑल एक्सपेंसेस। P&L में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने हैं, ऑलरेडी हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। सो यू जस्ट पुट दीज अमाउंट्स वन बाय वन, ये यहाँ रफ में नहीं है। सेल्समैन्स एक्सपेंसेस हो गए 13,500 फॉर एक्स डिपार्टमेंट, 9,000 फॉर वाई डिपार्टमेंट, सो टोटल 22,500, ठीक है ना। ये आप साथ साथ टोटल करते जाओ। देन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर 5,400, 3,600. Then you have selling expenses 7,200, 4,800. फिर है डेप्रीसिएशन 15,000, 12,000. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 11,200 and 5,000. Then you have staff welfare expenses 18,000, 12,000. Rent and rates etc. 27,000, 18,000. Sundry expenses 9,000, 6,000. Godown rent 36,000, 18,000, ठीक है ना। ये सारे एक्सपेंसेस लिख लिए। अब आप इसका नेट प्रॉफिट सॉल्व कर सकते हो, दोनों साइड का टोटल करो और डिफरेंस जो है वो, इफ़ द डिफरेंस कम्स ऑन द डेबिट साइड तो वो नेट प्रॉफिट होता है, अगर इधर आता है तो लॉस होता है। सो लेट अस सी द टोटल्स। यहाँ इसका टोटल कर लेते हैं, डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, लेट मी जस्ट सी। डेबिट का टोटल करते हैं, सो 2,02,300 और क्रेडिट में टोटल था 4,95,000, तो आपका डिफरेंस कितना आ गया 2,92,700। इसका ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आ गया। लाइकवाइज आप नेक्स्ट डिपार्टमेंट का भी नेट प्रॉफिट सॉल्व कर लोगे तो यहाँ आपको टोटल मिल जाएंगे। सो ये टोटल आप लिख लोगे सारे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन और अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस का। हमें क्या है, बेसिक इन्फॉर्मेशन दी होती है सब डिपार्टमेंट्स की और कुछ कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं तो उन्हें आपको बांट देना है, बाकी चीज़ें एज इट इज़ लिख के आप अपना ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट कंप्लीट कर सकते हो। सो आई होप आपको ये एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूशन करना ही मेन था यहाँ पे, ये आपको समझ में आ गया है। और
लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। ये एक और क्वेश्चन है बट आई एम लीविंग यू हियर। आप ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करके देखो। इसका जो सोल्यूशन है वो मैं नेक्स्ट टाइम एक्सप्लेन करूँगी और आप चेक कर लो कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं, मतलब आपको समझ में आया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस के नहीं, वो उसके बेसिस पे होगा। सो दैट इज़ इट फॉर द डे। आई होप इट इज़ क्लियर। सो थैंक यू।